हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिस्टर सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के इमरजेंसी पावर को देखा था। आज उससे बचने वाले जो भी प्रश्न है राष्ट्रपति के संदर्भ में आज के वीडियो लेक्चर में उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। यदि इमरजेंसी के पश्चात देखें तो सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, एक प्रश्न, और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय की न्यायिक शक्ति। ये दो महत्वपूर्ण ऐसे राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अध्यादेश की शक्ति, यदि आपसे कोई पूछे कि अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति महोदय इस बात का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है, तो बता देंगे आर्टिकल नंबर 123 यानी आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति महोदय की अध्यादेश की शक्ति है। अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है? स्पेशली जब कभी भी संसद या राज्य विधानमंडल सत्र में न हो, राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होगा तो राज्यपाल, और संसद सत्र में न होगा तो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो संसद सत्र में न हो और देश में कठिन परिस्थितियां विद्यमान हो, तब ऐसी आवश्यकता के लिए राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक का होता है, बशर्ते जैसे ही संसद सत्र में आएगी। संसद के सत्र में आते ही क्या क्या कंडीशन बनेगी इसको याद रखना है। संसद के सत्र में आते ही यह जो अध्यादेश प्रस्ताव होगा, यह अध्यादेश प्रस्ताव आएगा संसद के पास। संसद यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो कानून बन जाता है, अस्वीकार कर लेती है तो खत्म हो जाता है। या तो संसद 6 सप्ताह तक यदि विचार नहीं करती है, 6 सप्ताह तक विचार नहीं करती है तो भी अध्यादेश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद के अंदर अध्यादेश का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो संसद के अंदर यदि अध्यादेश प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो कानून, खारिज कर दिया तो खत्म, या तो 6 सप्ताह तक कोई विचार नहीं किया तो भी अध्यादेश हो जाएगा समाप्त। तो जब कभी भी पूछा जाएगा कि संसद के अंदर अध्यादेश का प्रभाव कितने दिन तक, 6 सप्ताह, और जब कभी भी देश के अंदर पूछा जाए कि अध्यादेश का प्रभाव कितना दिन रहता है तो 6 माह के भीतर, तो स्पेशली देखेंगे कि संसद का सत्र होना जरूरी ही है। तो देश के अंदर जब कभी भी पूछा जाएगा तो बता देंगे 6 माह 6 सप्ताह, या तो 6 माह 42 दिन ऑप्शन में आएगा, या तो 6 माह 6 सप्ताह आएगा। अध्यादेश के संदर्भ में यही बात है, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 3 लोगों को प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर देखेंगे तो आर्टिकल 123 के तहत आपको दिखाई देगा बाबू, राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश जारी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखें कौन अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राज्यपाल को पढ़ेंगे तो राज्यपाल में भी देखेंगे तो राज्यपाल महोदय के पास यह शक्ति दी गई है आर्टिकल 213 में। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं उनके पास भी यह शक्ति है। बाकी अभी देखें इसमें हो सकता है संशोधन हो जाए, क्योंकि उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाने के संदर्भ में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। आगे क्या कंडीशन बनती है तो वो एक करंट अफेयर्स का पॉलिटी का सेगमेंट होगा, उसको करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में पूरा किया जाएगा। उपराज्यपाल को देखेंगे तो आर्टिकल 239B के तहत शक्तियां प्राप्त हैं, ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश से ये इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यायिक शक्ति में देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में मिलता है। इसके अंतर्गत न्यायिक शक्ति में देखें तो भारत के राष्ट्रपति महोदय को 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। पहली जो शक्ति है उसको कहा जाता है क्षमादान, दूसरी जो शक्ति है उसको कहा जाता है लघुकरण, तीसरी जो शक्ति है उसको कहा जा सकता है परिहार, चौथा जो है प्रविलंबन के नाम से जाना जाता है, और 5वां है विराम। ये भारत के राष्ट्रपति महोदय को 5 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय कानून, इसके अलावा सैन्य अदालत से कोई सजा पाया हुआ दोषी है या तो कोई मृत्युदंड है तो इस मामले में केवल और केवल क्षमादान की जो शक्ति है या न्यायिक शक्ति, न्याय करने का अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के शक्ति में यही एक विशेष अंतर होता है न्यायिक शक्ति में देखें तो। नहीं तो न्यायिक शक्ति में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां लगभग समान हैं। बस मृत्युदंड को छोड़ करके सैन्य न्यायालय से सजा पाया हुआ कोई दोषी हो और राष्ट्रीय कानून में सजा पाया कोई दोषी हो तो ऐसे को न्यायिक प्रक्रिया में केवल और केवल राष्ट्रपति शामिल हो सकते हैं, राज्यपाल नहीं।
क्षमादान का मतलब सामान्य रूप से सिंपल भाषा में समझें तो सजा को पूर्णतः माफ कर देना होता है क्षमादान। लघुकरण का अर्थ होता है सजा की मात्रा को कम कर देना। जैसे सजा किसी को 10 वर्ष की है तो उसकी मात्रा जो है 10 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दी जाए। परिहार एक स्पेशल प्रकार का केस है। प्रविलंबन में देखेंगे तो प्रविलंबन में सजा की प्रकृति को, जो सजा का नेचर होता है, जैसे किसी का कठोर कारावास यदि सजा दी गई है तो उस कठोर कारावास के नेचर को चेंज कर देना, अर्थात कठोर कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। ठीक है। परिहार में सामान्यतः देखा जाता है कि सपोज एक कोई महिला है और उनको फांसी की सजा हो गई, ऐसी स्थिति में और वो गर्भ से हों तो अनावश्यक रूप से एक उनके जो गर्भ में बच्चा पल रहा होगा उसका कोई अपराध नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार की सजा को कंट्रोल किया जाता है उसको परिहार के संदर्भ में गिना जाता है। और विराम कह सकते हैं कि कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी बने कि सजा को थोड़े दिन के लिए टाल देना या विराम दे देना। ये 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में मिलती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय की जो शक्तियां हैं, जब कभी हम संसद टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो संसद में विधायी शक्तियों के राष्ट्रपति के टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रपतियों से बनने वाले प्रश्नों को यदि देखें तो भारत के सबसे या पेपर में पूछा जाए कि मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टाइप की जानकारी है उसको बता देते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं हो गया होगा। चलिए, तो पहले कुछ प्रश्न लिख देते हैं, उसके बाद सीधे सीधे उत्तर लिख देंगे। यदि आपसे कोई पूछे बाबू मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति, मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति यदि आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न पूछा सबसे लंबा कार्यकाल वाला राष्ट्रपति, सबसे लंबा कार्यकाल वाला यदि आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए तो भी आप बता देंगे 1950 से लेकर के 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें यदि आप देखेंगे तो 1950 से 1952 तक यह बाबू एक मनोनीत राष्ट्रपति रहे। उसके अलावा देखेंगे तो 52 से 57 और 57 से 62 इनका कार्यकाल रहा, सबसे लंबा कार्यकाल। इसके अतिरिक्त देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो राजनीतिक सफ़र शुरुआत होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत होती है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबू बिहार का गांधी कहा जाता है, एक प्रश्न ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो आगामी यूपीएससी की परीक्षा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे ये। और इसके अलावा देखेंगे जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार में ये कृषि मंत्री के पद पे भी हुआ करते थे। ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछे कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति को यदि आप देखेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी इनकी खास बात ये है बाबू कि ये दर्शन शास्त्र के जबरदस्त शिक्षक हुआ करते थे, दर्शन शास्त्र के विद्वान। तीसरी बात जानेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जिन्होंने 2 बार पद को प्राप्त किया था, 2 बार पद को प्राप्त किया था। तो ये देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं, दूसरे राष्ट्रपति हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। इसके अलावा यह एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद को प्राप्त किए थे। तो एक व्यक्ति यह हैं, एक दूसरे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त किया है, उनका नाम है डॉक्टर हामिद अंसारी, याद रखिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बाबू नाम 1933 से लेकर के 1937 के मध्य में साहित्य के नोबेल के लिए नामित हुआ था, साहित्य के नोबेल के लिए नामित, साहित्य के नोबेल के लिए नामित। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो 1940 से लेकर के 1949 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ध्यान से सुनेंगे, यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के यह अध्यक्ष रहे हैं
40 से लेकर के 1949 तक। इसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को यूजीसी कहा जाने लगा कब से, पेपर में पूछा जाता है बहुधा या प्रश्न 1953 से, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अलावा देखें तो तीसरे राष्ट्रपति आए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के तौर पर इनको सम्मान प्राप्त है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के ऐसे भी पहले राष्ट्रपति के तौर पर इनको शामिल किया जाता है जिनके पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति यदि पूछा जाए तो इनकी मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति हमारे हुआ करते थे वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो देश का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछेगा तो वराह वेंकट गिरी का नाम आप बता देंगे कि यह पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर आए। हालांकि यह चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के पश्चात फिर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। उस राष्ट्रपति के पद को भरा गया था देश के 11वें मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, देश के 11वें मुख्य न्यायाधीश, देश के 11वें मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम हुआ करता था बाबू यम हिदायतुल्लाह। क्या नाम है? यम हिदायतुल्लाह। यम हिदायतुल्लाह के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा किया गया। और आगे फिर चल के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वीवी गिरी राष्ट्रपति चुन करके आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट यदि आपसे पूछा जाए देश का प्रथम सिख राष्ट्रपति पूछा जाए तो देश का प्रथम सिख राष्ट्रपति के तौर पर ज्ञानी जैल सिंह को जाना जाता है। देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ये आप बात ध्यान रखिएगा, प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आपसे कोई पूछे सबसे कम पढ़ा लिखा राष्ट्रपति तो दोनों का यही जवाब हो जाएगा, सबसे कम पढ़ा लिखा। सबसे कम पढ़ा लिखा राष्ट्रपति यदि आप पूछेंगे तो ज्ञानी जैल सिंह। इसके अलावा ज्ञानी जैल सिंह से एक बात आप याद रख सकते हैं, 1986 में इन्होंने बाबू वीटो पावर, देखिए वीटो पावर तो अभी हमने आपको बताया नहीं, अभी बता देंगे वीटो पावर को भी। 1986 में इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। यहाँ तक बात क्लियर है? वीटो पावर का प्रयोग इन्होंने किस विधेयक पर किया था? तो डाकघर संविधान संशोधन, डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर, डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर इन्होंने अपने वीटो पावर, कौन से वीटो पावर का उपयोग किया था तो बता देंगे, पॉकेट वीटो का। इन्होंने विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लिया, हस्ताक्षर करके वापस दिए नहीं। ठीक है। और क्या देश का यदि आपसे प्रथम दलित राष्ट्रपति पूछ दिया जाए, देश का प्रथम दलित राष्ट्रपति यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देश का प्रथम दलित राष्ट्रपति, देश का प्रथम दलित राष्ट्रपति यदि आपसे कोई पूछे तो किसका नाम बता देंगे? तो बता दीजिएगा आर वेंकट रमन का। इसके अलावा देश का सबसे युवा राष्ट्रपति पूछा, देश का सबसे युवा राष्ट्रपति, देश का सबसे युवा राष्ट्रपति तो बता देंगे नीलम संजीव रेड्डी को, नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी से एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो भी इनका नाम या तो निर्विरोध शब्द का इस्तेमाल कर सकता है एग्जामिनर या तो सर्वसम्मति से। ठीक है। तो भी नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी को ये भी याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी काम किए थे, तो बता देंगे नीलम संजीव रेड्डी को। इसके अलावा यह देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर भी इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। 60+ की उम्र में जाकर के भी ये युवा राष्ट्रपति के तौर पर इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। 63 या 64 साल की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति के पद को प्राप्त किया हुआ था। इसके अलावा देखें पूछा जाता है कि प्रथम महिला का नाम बताइए जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। प्रथम महिला के तौर पर यदि आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम महिला जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था तो उनका नाम बता दीजिएगा मनोहरा वोलकर, मनोहरा होलकर। ठीक है। मनोहरा होलकर के बाद यदि आप देखेंगे तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, 4 कुल महिलाएं हैं, सबका नाम यहीं पर लिख दे रहे हैं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बाद यदि आप देखेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह के बाद देखेंगे तो मीरा कुमार। ये 4 ऐसी महिलाएं रहीं जिन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन एकमात्र महिला यदि आपसे पूछा जाए जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता या राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई तो बता देंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से सब लोग जानते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम को। यदि मिसाइल वीमेन के नाम से पूछे तो बताइएगा मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया, तो टेसी थॉमस का नाम लिया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।
इसके अलावा राष्ट्रपति के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में लगभग जितनी बातें थी वो आपको बता दी। बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करने का प्रयास करिएगा और अधिक से अधिक जितना हो जाएगा आपके आगामी यूपीएससी की परीक्षा के लिए ज़रूरी होगा। अब आइए 5 मिनट का और समय लीजिए और आपको बता देते हैं राष्ट्रपति महोदय का वीटो पावर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आसानी से यदि चीज़ों को बार बार ध्यान से सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना फिर बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा बाबू, तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद वीटो पावर पढ़ा देते हैं। उसके बाद धूमधाम से इसका अभ्यास करिए, कई बार देखिए, बातचीत बन जाएगी। सबसे पहले यदि पूछा जाए कि वीटो पावर का भारतीय संविधान में कहाँ पर उल्लेख है तो बता देंगे वीटो पावर का भारत के संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि वीटो पावर शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख तो बता देंगे नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को। देखें, यदि भारत के संविधान का आर्टिकल 111 पढ़ते हैं तो सामान्य प्रक्रिया होती है कि संसद के सदनों से विधेयक पास हो जाता है। संसद से विधेयक हुआ बाबू पास होने के बाद यह जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय चाहें तो ये विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं या तो चाहें अनुमति देने से मना कर सकते हैं। तो जो मना करना है ना, इसी मना करने को आगे बोलचाल की भाषा में कहा जाने लगा क्या, वीटो पावर। बाकी भारत के संविधान में देखें तो वीटो पावर जैसे शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, अनुमति देने से मना करने जैसे शब्द का उल्लेख मिलता है। तो जो वीटो शब्द है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। तो इसी मना करना शब्द का उल्लेख मिलता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 में। इसी मना करने की परंपरा को बोलचाल के या सामान्य रूप से व्यवहारिक भाषा में कहा जाने लगा वीटो पावर। बात क्लियर है। 3 प्रकार का पावर का उल्लेख है। एक को कहा जाता है एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट वीटो, या तो इसको कहा जाता है पूर्ण या आत्यांतिक वीटो। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि यह पूर्ण या आत्यांतिक वीटो का प्रयोग सामान्य रूप से निजी विधेयक पर प्रयोग किया जाता है। निजी विधेयक पर इसका प्रयोग या तो कोई सरकार है जो सरकार ने भेजा हुआ विधेयक राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर करने के लिए, और ऐसी स्थिति में सरकार गिर गई तो जो नवनिर्वाचित सरकार चुन करके आती है, तो जो नई सरकार जो चुन करके आई हुई है वह जिस विधेयक को सिग्नेचर करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है उस विधेयक पर इसी प्रकार का वीटो लगाने का रिक्वेस्ट राष्ट्रपति महोदय से कर सकती है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा देखेंगे तो उसको कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो को हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में यदि कोई अतार्किक सपोज विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है तो उसको एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय को जो भेजने की शक्ति है उसी शक्ति को कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। तो भारत में यदि देखें सामान्यतः राष्ट्रपति महोदय जब कभी वीटो का प्रयोग करते हैं इसी वीटो का प्रयोग किया जाता है। कोई ऐसा तो विधेयक नहीं बन गया जो जल्दीबाजी में हो या तो अतार्किक कोई उसमें बात हो तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाएगा तो उसमें समय रहते संशोधन कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि संसद यदि संशोधन नहीं करके जिस रूप में भेजेगी उस रूप में राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा 2 ऐसे कंडीशन है, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, जिसमें राष्ट्रपति महोदय अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप जानेंगे। और तीसरा है जिसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो के संदर्भ में देखें, सपोज कोई संसद से विधेयक पास हुआ, पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति या तो उसमें अनुमति दे दें यानी हस्ताक्षर कर दें या तो हस्ताक्षर करने से मना कर दें। बशर्ते अब कितने दिन तक राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक को अपने पास रखे रहेंगे यह बात देखेंगे तो संविधान इस विषय पर मौन है।
तो इसी प्रकार के कहने का मतलब उस विधेयक को उठा करके अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस प्रकार के वीटो को कहा जाता है पॉकेट वीटो। और इस वीटो का प्रयोग अभी आपको राष्ट्रपतियों को जो बता रहे थे तो बताया कि 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इसी विषय पर ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक पर इस वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। हालांकि अब आपके मन में एक प्रश्न यह उठ रहा होगा कि यदि किसी विधेयक पर यदि कोई राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर दे तो क्या ऐसे विषय पर कानून बनाया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल बनाया जा सकता है, बशर्ते पुनः एक प्रकार से सारी प्रक्रिया शुरुआत से करनी होगी और पुनः राष्ट्रपति महोदय को भेजना होगा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। जब तक राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तब तक विधेयक की कोई खास वैल्यू नहीं रह जाएगी। जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो विधेयक बन जाएगा कानून। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जितने भी वीडियो लेक्चर आए तो राष्ट्रपति को यदि उस सारे वीडियो लेक्चर को आप कवर करते हैं तो राष्ट्रपति से बनने वाले मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से इजी वे में प्राप्त हो सकते हैं। तो आज की इस मुलाकात में बात इतनी ही। अगले मुलाकात में बातचीत की जाएगी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पे। यदि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको जरूर प्राप्त हो। धन्यवाद।